हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए, लास्ट वीडियो में हमारा जो लेसन चल रहा है लास्ट वीडियो से, वो है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना के घटक के रूप में हम स्वास्थ्य को आपको क्लियर कर रहे हैं, हेल्थ स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या रही, मतलब स्वास्थ्य के संकेतक क्या रहे और उन संकेतकों के आधार पर भारत में कितना स्वास्थ्य सुधरा है, उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, आप उसे कमियां भी कहेंगे, और स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस किया जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको एक मेन टॉपिक बताता हूं, एक इशू है जो हम आपको बताते हैं, और वो है वैश्विक रोग भार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। वैश्विक रोग भार बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य के टॉपिक में इसको बहुत नॉलेज में रखना जरूरी होता है। वैश्विक मतलब विश्व का रोग भार कितना है। विश्व में बहुत सारे रोग हैं और उन रोगों से कई लोग मरते हैं साल दर साल। हर देश के अंदर यह अनुमान लगाया जाता है कि एक विशेष बीमारी से कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों की मौत होती है एक पर्टिकुलर बीमारी से। असल में जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो हर देश के अंदर जो विभिन्न बीमारियां हैं उसमें ये अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं हर साल, और उस बीमारी को कितने साल तक झेलते हैं। देखो, मैं आपको सीधा उदाहरण देकर बता दूं। उदाहरण के तौर पर भारत के अंदर कैंसर से हर साल 5 लाख लोग मरते हैं। तो ये जीबीडी है कि भारत के अंदर जो है जीबीडी, कैंसर रोग से मरने वालों का, वो 5 लाख लोग हैं। शुगर से 10 लाख लोग मरते हैं। तो ये हर पर्टिकुलर बीमारी से जितने लोग मरते हैं, जीबीडी उसी का नाम है। और उस बीमारी को कितने टाइम तक झेलते हैं। देखो, कोई भी बीमारी होने पर एकदम से मौत नहीं होती। कैंसर है, कई बार 2 साल चलता है, 4 साल चलता है, 6 साल चलता है। शुगर है, 10 साल चलती है। टीबी है, कई बार उनसे 3 साल 5 साल चलती है और मौत होती है। तो जीबीडी में दोनों बातों का अनुमान लगाया जाता है कि एक विशेष बीमारी से कितने लोग मरते हैं और वो बीमारी को कितने समय तक झेलते हैं। यहां इस बात को बताया गया है कि एक संकेतक, एक इंडिकेटर है जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि किसी विशेष बीमारी से कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों की मौत होती है, और उस बीमारी से लोग कितने वर्ष तक बीमार रहते हैं, मतलब उस बीमारी को कितने समय तक झेलते हैं। तो ये है जीबीडी। चलिए, अब हम आपको बताते हैं भारत की स्वास्थ्य प्रणाली, जो आपने पढ़ी पिछली वीडियोस के अंदर। प्राथमिक बनाई, द्वितीयक बनाई, तृतीयक बनाई, जन स्वास्थ्य याद रखिए। जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने जो जो व्यवस्थाएं करी हैं, खर्चे किए हैं, सिस्टम सेट किए हैं, फिर भी हमारे स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर कमियां हैं। आप उन्हें विशेषताओं के रूप में भी देख सकते हो कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, और आप उसे कमियों के रूप में भी देख सकते हो। हम यही बात शुरू करेंगे कि भारतीय जन स्वास्थ्य प्रणाली की विशेषताएं। आप याद रखिए, यहां पर स्वास्थ्य से मीनिंग जन स्वास्थ्य से है, जनता के, आम जनता के स्वास्थ्य प्रणाली की लक्षणों से है कि भारत में किस तरह की बातें हैं जो स्वास्थ्य में पाई जाती हैं। मैंने कहा इसको आप कमियां भी कह सकते हो, कमियां ही समझिए आप इसको। है तो लक्षण या विशेषताएं, लेकिन आप इसको कमियों के रूप में भी समझ सकते हैं। तो वो ये है, पहली खास बात जो आपको बतानी है वो ये, अभी हमने जीबीडी पढ़ाया। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17% हिस्सा रहता है। आप जानते हैं भारत की जनसंख्या विश्व में नंबर 2 पर है, चाइना के बाद। 17% माना जाता है कि भारत के अंदर जनसंख्या रहती है वर्ल्ड की। 17% जनसंख्या, लेकिन हमारे ऊपर जीबीडी भार है 20%। मतलब कुल बीमारियों में जो लोग मरते हैं वो 20% मरते हैं।
जनसंख्या 17% है लेकिन बीमारियों का बोझ 20% है। ये एक खास प्रॉब्लम है। यानी क्यों? क्योंकि भारत में बीमारियां बहुत ज्यादा है और मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। संक्रामक बीमारियां, गैर संक्रामक, संक्रामक जिसमें आप टीबी को लेते हो, एक दूसरे से फैलती है, हेपेटाइटिस है, एक दूसरे से फैलती है, एड्स है, एक दूसरे से फैलती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं। तो इस तरह की बीमारियां भारत में बहुत रही हैं, इसलिए मौत का आंकड़ा भी ज्यादा है। इसके अलावा कैंसर है और कई तरह की बीमारियां हैं, हैजा है, इनसे भी लोग मरते रहते हैं। तो भारत में जनसंख्या का सिर्फ 17% निवास करता है विश्व का, लेकिन जीडीपी भार है 20%। इसे आप आंकड़ों के रूप में भी याद रखिए। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जीडीपी का केवल 4.8% ही स्वास्थ्य पर खर्च होता है। यानी भारत की सरकार जीडीपी पर सिर्फ 4.8% ही खर्च करती है जनता के स्वास्थ्य। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है देखिए, और जन स्वास्थ्य पर खर्चा है 4.8% टोटल जीडीपी का, जो कि अन्य विकसित देशों और अविकसित विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। आमतौर पर ये डबल के आसपास होना चाहिए, 8 से 9% होना चाहिए, लेकिन भारत में है 4.8%, जो कि बहुत कम है। इसीलिए भारत की जन स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर है। आप देखते हो सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त इलाज नहीं होता, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी दवाई नहीं है। लोग गरीब हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती नहीं हैं, प्राइवेट में जाते हैं, वहां महंगी होती हैं। तो सरकारी जो जन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कह लीजिए कम है, क्योंकि खर्चा भी तो कम है। ये समझिए आप, सरकार खर्च भी तो कम कर रही है। तो आगे की बात यह है, अगली विशेषता यह है कि हर साल देश में 5 लाख बच्चे जल जनित बीमारियों से मर जाते हैं। जल जनित बीमारियां मतलब वाटर बोर्न डिजीज, मीनिंग जो पेट और पानी से, दूषित पानी से होने वाली बीमारियां, जिसे आप हैजा या डायरिया भी कहते हो, और पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और 5 लाख लोग मर जाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भारत में स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। यह बात आपको सबको पता है, हमें भी पता है कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता पूरे भारत में नहीं है। बहुत कम लोगों तक ही स्वच्छ पानी मिलता है। बाकी तो गांवों के अंदर आप देखते हो कुओं से, तालाबों से, नदियों से पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो स्वच्छ नहीं होता, इसलिए बच्चों को बीमारियां लगती हैं और 5 लाख बच्चे मर जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर एक और कमी है, कुपोषण। संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं है। पिछले वीडियो में भी हमने बात बताई, पौष्टिक भोजन ना होना, पोषण की कमी होना, टीके की दवाई ना मिलना। आपको पता आजकल बीमारियों से बचाने के लिए बच्चों को पैदा होते ही टीके लगते रहते हैं। अब तो लगते हैं, सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए, आपने नाम सुना होगा, इंद्रधनुष योजना है, जिसमें 7 तरह के टीके लगाए जाते हैं बच्चों को पैदा होने के तौर शुरुआत में ही। अब शुरू हुआ है। पहले भारत के अंदर टीके की दवा की कमी रही, वैक्सीन्स नहीं रही। अब वैक्सीन नहीं है तो बच्चों को बीमारियां जकड़ जाती हैं। इसीलिए माना गया है कि कुपोषण और टीके की दवा की कमी के कारण हर साल 2.2 मिलियन बच्चों की मौत होती है। आप जानते हो भारत में शिशु मृत्यु दर, बच्चा मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो उसके 2 कारण आपके सामने आए हैं। एक तो पानी की बीमारियां जो होती हैं, पेट की बीमारियां, दूसरा कुपोषण, संतुलित खाना नहीं मिलता है, टीके की दवाई नहीं मिलती है, तो मौत होती है। ये कमियां हैं भारत के अंदर जो अभी तक बनी हुई हैं, मानकर चलिए। अभी सुधार बहुत स्लो है। इसके अलावा भारत में HIV या एड्स जिसे आप कहते हो, इस बीमारी का बहुत खतरा है। ये बहुत ही कम्युनिकेबल बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से खतरनाक तरीके से फैलती है और बहुत जल्दी मौत होती है इससे। ये खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है लगातार। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है भारत के अंदर। और अब आपको हम बताते हैं, हमने आपको बताया कि भारत के अंदर असल में जन स्वास्थ्य का आधार है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, PHCs, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो गांव-गांव, छोटे कस्बे, शहर सब में बने हुए हैं। लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंगली
भारत में केवल 38% पीएचसी में डॉक्टर उपलब्ध है, यानी बाकियों में डॉक्टर नहीं है, और 30% में दवा नहीं है। मानिए, तो कहीं डॉक्टर नहीं तो कहीं दवाई नहीं, कैसे इलाज होगा? इसीलिए जनता को प्राइवेट जाना पड़ता है, महंगा होता है, मिलता नहीं तो मर जाते हैं। तो सरकारी तौर पर ना तो पीएचसी डॉक्टर दे पाई हैं इलाज करने के लिए, ना दवाइयां दे पाई हैं, और इसी वजह से माना गया है कि केवल 20% लोग जन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेते हैं, यानी सरकारी जन स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ 20% लोग लेते हैं, 80% को प्राइवेट पर निर्भर रहना पड़ता है। सारा पैसा निजी अस्पताल ले जाते हैं, महंगे हैं वो बहुत, दवाई नहीं हो पाती है और नतीजा मौत के रूप में सामने आता है। हम देखते हैं गरीब आदमी इलाज के अभाव में मर जाता है। सरकारी अस्पतालों वगैरह के अंदर जन स्वास्थ्य सुविधाओं में इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए भारत के अंदर अगर आप देखें ये कमियां नजर आ रही हैं। ये आप इसकी विशेषताएं मानिए, कमियां मानिए, जो हमने यहां पर अभी आपको बताई हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इन कमियों को समझने के बाद भारत के अंदर स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए कि स्वास्थ्य की चुनौतियां क्या हैं, भारत के अंदर जन स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं। आप इसे चुनौतियां कहिए, ये लिखा है स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियां, या आप इसे समस्याएं भी कह सकते हो कि किस तरह की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं जो अभी बनी हुई हैं, जिनका हमें समाधान करना है। चुनौतियों में हम क्या बताते हैं? हम समस्या भी बताते हैं और ये भी बात बताते हैं कि उसके लिए क्या जरूरत है। तो हम दोनों बातें मिलाकर बताएंगे इसके अंदर कि जन स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्या है, क्या चुनौती है, और उस चुनौती का क्या हल है, वो भी बताना है आपको, थोड़ा थोड़ा साथ में डिटेल करते हुए। तो सबसे देखो, पीछे हमने थोड़ा जो डिस्कस किया है उसी के बेस पर इसका अध्ययन बहुत इजी सा हो जाता है, ज्यादा टफ वर्क नहीं रहेगा अब आपके लिए। जैसे भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती किस बात को लेकर है, वो है कि भारत के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका असमान वितरण है। ये क्या मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो है तो सही, भारत ने उनको बढ़ाया है, लेकिन उसका वितरण असमान है। वितरण असमान होने का मतलब क्या है कि मोस्टली ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों में उपलब्ध है। आप देखिए, एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल आपको शहरों में मिलता है। हर तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो शहरों में मिलती है। दिल्ली में मिलती है, बॉम्बे में मिलती है, बेंगलोर में मिलती है, बड़े बड़े जितने भी शहर हैं उन सब में आपको स्वास्थ्य सुविधाएं लगभग हर तरह की मिलती हैं। क्या वो सारी सुविधाएं गांव में हैं? मैंने आपको बताया प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र ज्यादातर गांव में है। गांव में तो सिर्फ स्वास्थ्य की थोड़ी सी जानकारी दी जाती है, बुखार की दवा दी जाती है, छोटे मोटे कोई दवाई देते हैं डॉक्टर, जरा सा ऊंचा इलाज कराना हो तो वहां कोई सुविधा नहीं है। यहां तक कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में एक्सरे जैसी सुविधा भी नहीं होती है, कोई जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी नहीं होती है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि गांव में क्या है। भारत में 70% से ज्यादा, 70% के लगभग जनसंख्या गांव में रहती है। ये बात हम बार बार बताते हैं, 70% गांव में पॉपुलेशन रहती है। और आपके लिए जानकारी यह है कि भारत के अंदर गांव में सिर्फ अच्छे हॉस्पिटल या ठीक ठाक हॉस्पिटल सिर्फ 20% है। यानी मैंने यही बात लिखा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी अंतर है। शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं भरी पड़ी हैं, हर तरह से एक से बढ़कर एक हॉस्पिटल उपलब्ध हैं, लेकिन गांव जहां 70% लोग रहते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 20% अस्पताल है। गांव में 20% अस्पताल है जबकि पॉपुलेशन 70% है, जबकि शहरों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इससे ही आप देखते हो इस बात को कि गांव के लोग भागे भागे शहरों में आते हैं इलाज कराने के लिए। दिल्ली में आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां गांव के लोग आकर भरे रहते हैं, क्योंकि गांव में इलाज नहीं होता है, सिर्फ प्राइमरी इलाज होता है और उसके बाद किसी भी बड़े तरीके के इलाज को कराने के लिए, जांच कराने के लिए, कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें कराने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उन्हें शहर में आना पड़ता है। तो ये एक बड़ी
चुनौती है। तो भारत के लिए चुनौती का समाधान यह है कि जरूरत इस बात की ग्रामीण क्षेत्र में सरकार जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कराए, प्राइमरी से ऊपर जो द्वितीय स्तर की हैं वो भी सुविधाएं होनी चाहिए। सरकार कोशिशें कर रही है कि गांवों में भी हर तरह की जांच हो, डायलिसिस हो, इस तरह की सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी बहुत कम है। ये वितरण असमान है जिसको कम किए जाने की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की, जन स्वास्थ्य की जो समस्या है वो है कि भारत में संक्रामक बीमारियों का बड़ा खतरा बना हुआ है। खास तौर से हमने अभी भी आपको बताया कि HIV का खतरा है, हेपेटाइटिस का खतरा है, आजकल कोरोना का खतरा चल रहा है। कोरोना भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से फैलती है, जिसने कि भारत क्या पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। ऐसी सार्स है, कई सारी की बीमारियां हैं चलती हैं, तो एड्स है, टीबी है, ये संक्रामक बीमारियां हैं। तो सार्स है एक बीमारी, तो ये सब बीमारियां चलती रही हैं और इनसे भारत को बहुत खतरा है। लाखों की संख्या में लोग मरते हैं हर साल भारत के अंदर इन बीमारियों से। भारी खतरा है, तो जरूरत है कि इन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए। देखिए, सरकार बताती है HIV के बारे में, आपको टीबी के बारे में, इलाज भी है हर जगह पर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जरूरत इसी बात की है कि उसे प्रभावी तरीके से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं। तो संक्रामक बीमारियों की चुनौती है और इन्हें रोके जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरा जो मेन चुनौती है वो ये, जो बड़ा खतरा है हमारे अंदर में, वो ये है कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, कि इंडिया के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादातर प्राइवेट है, सरकारी तौर पर सुविधाएं बड़ी लिमिटेड है। हमने बताया सरकार ने 3 लेयर बनाए हैं, लेकिन जो आप देखिए निजी अस्पताल कितनी तेजी से, कहा जाता है जैसे मशरूम कहीं भी उग जाता है, ऐसे ही निजी अस्पताल उग गए। आप किसी भी शहरों में चले जाइए, नर्सिंग होम, छोटे छोटे अस्पताल भरे पड़े, सब निजी हैं और सरकारी लिमिटेड है। अब जनता तो भारत की बहुत गरीब है, आप जानते हो भारत में लगभग 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके अलावा जो थोड़े और ऊपर हैं वो भी काफी गरीबी है। 50% लगभग जनसंख्या एक मीडियम टाइप है, बहुत लो तरीके की है, और वो इन निजी हॉस्पिटल में जाकर इलाज नहीं करा सकती है। गरीबों के लिए स्वास्थ्य बड़ा महंगा हो गया है, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब यह कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार से मिलेंगी नहीं, प्राइवेट वो ले नहीं सकते, तो गरीबों की पहुंच से दूर है स्वास्थ्य सुविधाएं। ये एक बड़ी चुनौती है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य उपलब्ध कराए। आप देखते हो भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू करी ताकि गरीब लोगों का इलाज हो सके 5 लाख तक का किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। ये क्या है? ये जन स्वास्थ्य का एक मेथड है। तो सरकार की जरूरत, जो कोशिश है वो ये है कि लोगों को स्वास्थ्य मिले। हालांकि निजीकरण बहुत तेजी से हुआ है स्वास्थ्य का, और आप देखते भी हो लोग ज्यादातर निजी हॉस्पिटल में जाते ही हैं, जा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। सरकारी हॉस्पिटल में जब इलाज नहीं होगा तो कहां जाना है, निजी में जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं गरीबों तक पहुंचाई जाएं, सब तक उनकी रीच हो। स्वास्थ्य के बिना लोग बीमारी का इलाज ना होने से मरे ना, इसके लिए बहुत जरूरत है कि निजीकरण हो, लेकिन जनता को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, गरीबों को जरूर मिलनी चाहिए। इसके अलावा और छोटे पॉइंट्स हैं कि अपर्याप्त डॉक्टर हैं भारत के अंदर, जितने डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ चाहिए उनकी मात्रा कम है। हालांकि हजारों के हिसाब से डॉक्टर बन रहे हैं, फिर भी हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जरूरत बहुत ज्यादा है। उतने डॉक्टर, उतनी नर्स, उतने स्वास्थ्य कर्मी तैयार नहीं हो पा रहे हैं भारत के अंदर। तो जरूरत इस बात की है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर, नर्स वगैरह को उपलब्ध कराया जाए। और अगली चुनौती है कुपोषण। ये भी हमने आपसे पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, टॉपिक में डिस्कस किया कि कुपोषण से बच्चों की मौत होती है। संतुलित आहार की कमी है, खाना पर्याप्त नहीं मिलता है। हमने बताया आपको 2.2 मिलियन लोगों बच्चों की मौत होती है। बच्चों पर इसका मौत का बहुत प्रभाव है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर पैदाइश से बच्चे को अच्छा खिलाया पिलाया नहीं जा रहा है, जब नींव ही कमजोर है तो बच्चा बड़ा कहां होगा, पहले ही मर जाता है। कमजोर बच्चे होते हैं, कमजोर स्वास्थ्य होता है, और ऐसा स्वास्थ्य, ऐसे कमजोर बच्चे
देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको ही जिंदगी भर झेलना पड़ता है बीमारी को। तो कुपोषण जो है एक बहुत खतरा है। भारत सरकार की कोशिशें हैं कि संतुलित भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जाए, इसलिए मिड डे मील, इस तरह की कई सारी योजनाएं भारत सरकार ने चालू की हैं। देखिए, अब लास्ट पॉइंट है खराब सफाई व्यवस्था, कि हमारे देश के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो बड़ी खराबी। आप जानते हो, कूड़ा करकट हर जगह फैला होता है। सबसे बड़ी कमी है भारत के अंदर शौचालयों की कमी रही है। आप देखो, भारत सरकार ने शौचालयों को लेकर अब टॉयलेट बनाने के लिए कितने बड़े प्रोग्राम स्टार्ट किए। देखिए, पहले टॉयलेट तक नहीं, भारत के अंदर गंदगी आप देखते हो कितनी फैलती है टॉयलेट की वजह से। जगह जगह हम देखते हैं लोग ऐसे ही बैठे होते हैं। मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि 30% शहरी घरों में भी टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है। अब बताइए, शहरों में ही 30% घरों में अगर शौचालय नहीं, तो गांव की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा खराब है। और इसी वजह से भारत में गंदगी की भरमार है। गंदगी है तो बीमारी है। इसीलिए हमारी सरकार ने शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान, शौचालयों का निर्माण, क्योंकि सफाई होगी तो बीमारियां खत्म होती हैं। स्वच्छता बड़ा पुराना है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये बड़ा कमजोर रहा है। आप देखते हो, कूड़े के ढेर जगह जगह दिखते हैं, गंदगी दिखती है, टॉयलेट नहीं है घरों के अंदर। शहरों में ही जब मैं इतने बता रहा हूं, तो गांवों में तो बड़ी बुरी हालत रही है। गांव में लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं और वो एक मौत का कारण भी बनती है। तो सफाई व्यवस्था खराब है, इसको सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये मुख्य चुनौतियां हैं, जो जरूरत यह है कि इन चुनौतियों का हल किया जाएगा, तभी भारत में जन स्वास्थ्य बेहतर होगा। और भारत एक अच्छा स्वास्थ्य अगर बनाएगा तो अच्छी कुशल श्रम शक्ति, स्वस्थ श्रम शक्ति पैदा होगी, जो देश के विकास में सहायक होगी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके लास्ट वीडियो में कुछ और चीजें रह गई हैं वो आपको बताएंगे। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।